नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 4 अप्रैल तक चलेगा 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। सीएम मनोहर लाल और राज्यपाल दत्तात्रेय ने किया उद्घाटन। हरियाणा के गांवों में बनेगी 1000 हाईटेक लाइब्रेरियां। अब गांवों में भी शहरों जैसी मुहैया करवाई जाएंगी सुविधाएं। अब हरियाणा में कबड्डी खिलाड़ी पर जानलेवा हमला। प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी पीजीआई में भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार शाम यानी कल 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और कंवरपाल गुर्जर के अलावा विधायकगण भी मौजूद रहे। वहीं जम्मू एंड कश्मीर तथा उज्बेकिस्तान देश के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मेले की चौपाल पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उज्बेकिस्तान के कलाकारों ने भव्य प्रस्तुति दी और दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का मन मोह लिया। वहीं राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया और देश विदेश के हस्तशिल्पियों और कलाकारों की जमकर सराहना की। अपने संबोधन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि 1987 में शुरू हुआ यह मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है और इस मेले में भाग लेने वाले कलाकार और शिल्पी इस मेले में भाग लेने पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में देश विदेश के लाखों लोग आते हैं और यह मेला कला का अनूठा संगम है। इस अवसर पर उन्होंने मेले का आयोजन करने पर जहां पर्यटन निगम को बधाई दी, वहीं उन्होंने देश विदेश से आए शिल्पकारों और कलाकारों का भी धन्यवाद किया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी। आज ये अवसर न केवल एक शुभ अवसर है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एक सांस्कृतिक अवसर है। सांस्कृतिक अवसर माने देश और दुनिया सबके सांस्कृतिक धरोहर के नाते से आज इस उत्सव को मना रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये भी कोई कम ऐतिहासिक नहीं है। ऐसा हम जानते हैं कि बाबा फरीद की इस नगरी में लगभग 10वीं सदी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने इस सूरजकुंड स्थान को अपने इष्ट देव सूर्य भगवान की याद में, उनकी स्मृति में ये जो तालाब बनाया था, जिसको आज हम सूरजकुंड नाम से जानते हैं, इतिहास के अंदर इसका अपना एक बड़ा महत्व है। इसी कुंड में इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था। 1987 यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। अब सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई करवाई जाएगी और इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के मॉडल सरकारी स्कूलों में भी एनसीईआरटी की किताबें लगाई जाएंगी। अब प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से निजी प्रकाशकों की किताबें नहीं लगवा सकेंगे। इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखने में आता है कि प्राइवेट स्कूल निजी प्रकाशकों की किताबों के साथ पढ़ाई करवाते हैं, जिससे बच्चों के साथ साथ अभिभावकों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ता है। अगर सरकार अपना यह फैसला सख्ती से लागू करवाती है तो अभिभावकों को राहत मिलना तय है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह फैसला कागजों से निकलकर जमीन स्तर पर लागू हो पाता है या नहीं। इस पर अम्बाला जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकार द्वारा पारित निर्देश दिए जा चुके हैं। नियम न मानने वाले प्राइवेट स्कूलों पर शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की स्पष्ट हिदायत है कि जो भी स्कूल हैं, सरकारी है या प्राइवेट है, सभी स्कूल्स में एनसीईआरटी की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं वो ही पढ़ाई जाएगी। उन्हीं के द्वारा पढ़ाने के सभी को निर्देश ऑलरेडी बीओ के माध्यम से दिए जा चुके हैं। तो सर प्राइवेट स्कूलों किस तरीके से इसमें डील करेंगे, कैसे बताएंगे? ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आती है। यदि फिर भी कोई बीओ के माध्यम से या कोई पेरेंट्स के माध्यम से कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी हम बाकायदा जांच करा के और उसके ऊपर जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी एक्शन बनता है वो लिया जाता है तुरंत। तो सर जो किताबें सरकारी स्कूलों में लगी हुई हैं, क्या वही किताबें लगनी चाहिए? एनसीईआरटी की ही बुक्स होनी है, वही प्रिस्क्राइब्ड के अनुसार ही पढ़ाया जाना है बच्चे को। शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के शहीदी दिवस के मौके पर निफा यानी नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज द्वारा करनाल में आगामी 23 मार्च को एक
राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शहीदों के 91वें शहीदी दिवस के मौके पर एक मेगा रक्त शिविर का आयोजन भी होगा, जिसमें 910 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। नीफा के चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि इस आयोजन को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शहर के गोल्डन मोमेंट्स में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इनके अलावा 24 राज्यों के नीफा के प्रतिनिधि, करनाल से सांसद संजय भाटिया, जिला उपायुक्त अनीश यादव, चढ़ती कलार मीडिया ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी समेत कई समाज सेवी इस मौके पर करनाल पहुंचेंगे और शहीदों को नमन करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जंगे आज़ादी के वो महानायक जिन्होंने बड़ी जवानी के अंदर देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, फांसी के फंदे पर झूल गए, उनका 91वां शहादत दिवस जो है वो 23 मार्च को आ रहा है। तो हमने कहा कि इस बार हम उनको करनाल में 910 यूनिट के साथ जो है वो श्रद्धांजलि देंगे। 12 तारीख से हमने रक्तदान शिविर शुरू कर रखे हैं, वीकेंड पे हम लोग कर रहे हैं। शनिवार इतवार को 2-2 कैंप हो रहे हैं। 12 को भी 2 जगह कैंप थे, 13 को भी 2 जगह थे। आज भी हमारा कैंप इंद्री में था, कल भी हमारे 2 कैंप हैं, एक नीसिंग में है और एक बरसत गड़ौंदा में है। और जो सबसे बड़ा कैंप होने जा रहा है वो गोल्डन मूवमेंट में 23 मार्च को होने जा रहा है। लगभग 500 यूनिट का हम उसमें 400-500 यूनिट का हम टारगेट उसमें लेके चल रहे हैं। 910 में से जितने काम होंगे वो सारे यूनिट वहाँ पर पूरे किए जाएंगे। और उस दिन जो एक बड़ा काम होने जा रहा है कि रक्तदान शिविर के साथ साथ, जैसा पिछली बार लगा था, एक बड़े रक्तदान शिविर के साथ साथ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें देश के 24 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं। वैसे तो जो निफा की शाखाएँ हैं वो 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, लेकिन कुछ राज्य नहीं हो पा रहे क्योंकि कई मजबूरियां होती हैं, दूर से हैं। लेकिन उसके बावजूद 24 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के साथी भी आ रहे हैं, साउथ के साथी भी आ रहे हैं, जो ईस्ट वेस्ट है उधर से भी आ रहे हैं, वेस्टर्न जोन से भी आ रहे हैं। देश के हर हिस्से से साथी उसमें पहुँच रहे हैं। और उन सबको मिलाकर, पूरे हरियाणा के युवाओं को मिलाकर, करनाल के युवाओं को मिलाकर एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो है वो 23 मार्च को गोल्डन मूवमेंट में रहेगा। हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहेंगे। उनकी लिखित स्वीकृति हमारे पास आ चुकी है कि वो मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में 1000 हाईटेक लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी। इसमें ग्रामीण अंचल के युवा वर्तमान परिवेश अनुरूप शिक्षा ग्रहण करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। इसके साथ साथ युवाओं को खेलों की ओर रुझान बढ़ाने और नशे से दूर करने के लिए गाँवों में 1000 जिम भी बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है। मंत्री देवेंद्र सिंह बबली गाँव खेड़ी रायवाली में आयोजित मधुर मिलन समारोह की बतौर मुख्य अतिथि जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं पूर्वी विधायक रणधीर सिंह गोलन भी मौजूद रहे। मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने समारोह में ग्रामवासियों पर फूल बरसाकर मधुर मिलन समारोह की बधाई दी। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि आमजन की सेवा सेवक बनकर करने का प्रण लिया है और जो कि परिवार की विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में गांवों के सर्वांगीण विकास का खाका तैयार किया गया है। अब गांवों में भी शहरों जैसी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। ये हमारी सरकार की योजना है, हरियाणा सरकार की योजना है कि हमारे जो ग्रामीण आबादी में 70% आबादी आज गाँव की आबादी है, तो मूलभूत सुविधाएं जो उनका हक है पहुँचाने का काम करेगी, जिसके अंदर शिक्षा का क्षेत्र भी है, चाहे चिकित्सा की बात, चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो, चाहे हेल्थ। हमारे जो नौजवान साथी हैं ये गलत मार्ग की तरफ ना बढ़ के इनको एक अच्छी अपनी हेल्थ का ये ध्यान रख सके। जिम देने की बात हो, कम्युनिटी सेंटर देने की बात हो, ग्रे वाटर है जो हमारे गाँव की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ग्रामीण लेवल में जो हम पौंड हैं उनको, हमारे जोहर जिनको हम बोलते हैं, उनको 5 पौंड या 3 पौंड या वेटलैंड जिस जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो पुलिस उसमें आएगा, उसके माध्यम से हम ठीक कराने। कब से शुरुआत इसकी हुई है, इसको अब गति देने की जरूरत है। उसकी हमारी विभाग के अधिकारियों से बजट सेशन के बाद पहले से मीटिंग चली हुई है। उसको धरातल पे एक तेज गति मिले। पंचायत रोकी हुई थी, स्लो थी, रुकी तो नहीं कम हो गई थी, स्लो थी, उसको तेज करें। सर लाइब्रेरी में जो हमने जो ई-लाइब्रेरी के माध्यम से हम इसको पूरे हरियाणा के जितने भी गांव जुड़ेंगे उनको जोड़ने का काम करेंगे, ताकि एक आधुनिक शिक्षा जो आज गांव के अंदर हमारे बच्चों को जरूरत है, चाहे उसमें लड़कियाँ हो या लड़कियाँ हों, उसके लिए उसको लेके आएंगे। उसके लिए हमने एक टीम बनाई है, एक कमेटी बनाई है। पंचायत महकमे में क्या नीड है आज की शिक्षा को देखते हुए उसको पूरा करके और हर
आधुनिक लाइब्रेरी हम कोशिश करेंगे हर गांव तक जाए। 1000 हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी, करप्शन और क्राइम ग्राफ को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष में होने का अपना राजनीतिक धर्म बखूबी निभा रहे हैं। मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि हुड्डा की राजनीति केवल सरकार के खिलाफ बयानबाजी पर चलती है, इसलिए उन्होंने विपक्ष द्वारा प्रदेश की खट्टर सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से नकार दिया। दरअसल देवेंद्र बबली रोहतक स्थित जजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा 13 मार्च से जो सदस्यता अभियान शुरू किया गया है वह आगामी 13 अप्रैल तक चलेगा। इसमें पार्टी का लक्ष्य हरियाणा की हर एक विधानसभा में जेजेपी के साथ 5000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। देखिए, हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में सदस्यता अभियान पिछली 13 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन पर चलाया गया, पार्टी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए और लोगों को हमारे पार्टी में जोड़ के पार्टी को मजबूत करने के लिए। और अगली 13 तारीख तक का इस पर समय है, तो उसके संदर्भ में हमारी मीटिंग थी। हमारे जितने पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे हल्काध्यक्ष हैं, हमारे जितने विंगों के जो पदाधिकारी हैं, सबके साथ आज बैठक ली है और इनसे रिक्वेस्ट की है भी आप गांव में जाएं, घर घर में जाएं और लोगों को पार्टी के साथ जोड़ के सदस्य बनाएं। सबसे ज़्यादा समस्याएं अब गर्मी शुरू होने वाली है, बिजली और पानी की होती है गर्मी में, और हरियाणा के हर गांव में तकरीबन अगर रोहतक जिले की बात करें तो पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जो हमारे पूरे देश में एक जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल और हर घर नल जो केंद्र सरकार के द्वारा एक चलाया गया, हर स्टेट के अंदर वो चला। हरियाणा प्रदेश के जो हमारे पास पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग थी, उसमें जो चर्चा में आया, करीबन 80% जो साफ़ सुथरा पानी नल के द्वारा हर घर दिया जा चुका है। फिर भी अगर आप लोग कहीं पर्टिकुलर किसी गांव की समस्या है, हमें बताने का काम करें, उसको दूर करने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि प्रदेश जो है क्राइम में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है और गठबंधन। देखिए, उनका तो यही धर्म बनता है। अगर विपक्ष में वो ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सरकार है, सारे काम अच्छे अच्छे कर रही है। उनका धर्म, वो विपक्ष का धर्म अपना निभा रहे हैं, उनका यही बनता है कहना। कुछ दिन पहले तो देवेंद्र सिंह बबली भी यही कहते थे कि सरकार सही तरह से निकल। हाँ, जहाँ मुझे दिक्कत लगती है वहाँ मैं बोल देता हूँ, आज भी बोल देता हूँ, बतौर मंत्री बोल देता हूँ, बतौर विधायक भी बोल देता था। लेकिन अगर किसी काम को कहीं शुरुआत की गई, आपने जो ग्रे वाटर की मेरे से बात की थोड़ी देर पहले, 66 में हरियाणा बना, ये प्रपोजल ये सरकार बीजेपी के साथ जब तो हम सहयोगी भी नहीं थे, जब का प्रपोजल है। हालांकि उस पर काम उस गति से नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ, मैं आज मंत्री हूँ डिपार्टमेंट में। अब 3500 के आसपास हमने टारगेट लिया आने वाले समय में, जो ग्रे वाटर की मैनेजमेंट को हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पुरानी 50 साल की समस्या उसको दूर करने का काम ये सरकार करेगी और उसका हमारे माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी को क्रेडिट मिलेगा। गांव बनियानी में कुछ लोगों द्वारा कबड्डी खिलाड़ी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक खेल जीतने के बाद खिलाड़ी का गांव में सम्मान किया गया था, जिससे कुछ लोग उससे रंजिश रखने लगे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। नाराज पीड़ित के पिता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। कार्यालय में मौजूद एसपी कृष्ण कुमार लोहचब ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि मामले में जल्द ही संबंधित पुलिस अधिकारी से बात कर उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि 20 वर्षीय रवि कबड्डी में प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी है। साल भर पहले उसने बड़े टूर्नामेंट में पदक जीता तो गांव में उसका सम्मान किया गया। तभी से गांव में उच्च जाति के कुछ लोग उससे रंजिश मान रहे थे। वहीं मामले में गांव में पंचायत किए जाने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि खिलाड़ी रवि को मारपीट में कई जगह चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि अभी तक उसे होश नहीं आया है। वहीं थाना कलानौर पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में अहीर रेजिमेंट धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अहीरों का इतिहास शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है। 1857 की क्रांति से लेकर कारगिल के युद्ध तक सैकड़ों अहीरों ने अपने सर की कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के रणबांकुरों का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। उन्होंने कहा कि हमने आज भी समर्थन दिया और 23 मार्च यानी शहीदी दिवस पर फिर आएंगे। महत्वपूर्ण है जो आपने कहा कि आज अलवर से भी आए हुए, मैं भी अलवर में जो है सभी को कहूँगा कि वो भी इसमें साथ दें, जहाँ जहाँ कह सकते हैं मैं भी वहाँ पे कहूँगा। तो इसमें लोकतांत्रिक रास्ते से एकजुटता के साथ और राजनीति से अलग रहकर, राजनीति से ऊपर उठकर, इसीलिए मैंने उस समय में जो बात कही थी कि इसमें सबका समर्थन मिले,
जो इसमें समर्थन देना चाहे, चाहे वो किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, किसी प्रदेश से है, सबका समर्थन मिले ताकि आंदोलन को शक्ति मिले और सारे मिलके आगे बढ़ें। तब एक आवाज जो आपकी सच्चाई की लड़ाई है, मगर वो लड़ाई तब इतने आगे बढ़ जाएगी कि सरकार मजबूर हो जाएगी कि जो जायज अधिकार है उसको दिलवाने का सरकार काम करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बात भी सही है, मेरी जन्मभूमि सांगी गांव हो सकता है, लेकिन आप सब जानते हैं, झज्जर के कोसली के लोग जानते हैं, समझते हैं, मेरी जन्मभूमि हो सकती है सांगी गांव, लेकिन अगर मेरी कर्मभूमि रही है तो वो दक्षिणी हरियाणा और अहिरवाल मेरी कर्मभूमि होगी। और इसीलिए मुझसे ज्यादा शायद ये कोई नहीं समझ सकता कि एक गांव में, इस इलाके ने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, मेरे यदुवंशी भाइयों ने जो देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है, जो कुर्बानी दी है, उसका अगर इतिहास, अगर देश की संसद को बताना पड़े तो मैं समझता हूं कि उसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। एक गांव के अंदर शहीदों की प्रतिमाएं जहां लगी हुई, ये साधारण बात नहीं है। मुझे देश में अलग अलग कोनों में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन ऐसा इतिहास, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन अगर एक इलाका है हिंदुस्तान में जहां वो नारा, जहां उस नारे की गूंज हर गांव में, हर कोने में उस नारे की गूंज सुनाई देती है, जय जवान जय किसान के नारे की, तो वो अहिरवाल क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा है। 11 मार्च को आपसी विवाद को लेकर जहां दो गुटों में लड़ाई झगड़े के चलते मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, वहीं लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोटें आए जाने से उसे पीजीआई रेफर किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद मृतक के परिजनों ने डेड बॉडी को सड़क के बीच रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई न करने के चलते दूसरे पक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने रोड जाम किया है। वे तब तक रोड पर जाम रखेंगे जब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अरेस्ट नहीं किया जाता, जिसके चलते पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जिसके बाद परिजन व अन्य ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। 11 तारीख की रात को तकरीबन 8:30 बजे एक झगड़ा हुआ है, रास्ते को लेके डिस्प्यूट था और आपस में वैसे तो एक ही परिवार के हैं ये पीछे से, लेकिन रास्ते को लेके इनका डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद इनकी आपस में मारपीट हुई, जो कि एक उसकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। आईओ भी इस चीज़ को तस्दीक कर चुका है। और कल शाम को जो व्यक्ति था मृत जो हुआ है शेर से, वो उस दिन की इंजरीज़ के कारण एक्सपायर हो गया। तो आज हम 302 उसमें इजाद करेंगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलते ही, और जो गिरफ्तारियां हैं उसकी तरफ हम चलेंगे। इन लोगों की मुख्य मांग ये थी कि जब तक हम लोग पुलिस प्रशासन जब तक एक्यूज्ड को सभी को गिरफ्तार ना कर ले तब तक हम डेड बॉडी का संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन उनको आश्वासन दे दिया गया है और भरोसा रखने के लिए कहा है और वो मान भी गए। अब संस्कार के लिए गए हुए हैं परिवार शमशान में और पुलिस अब उनको गिरफ्तारी पे। तो सर आरोपी कितने लोग हैं? बाय नेम तो एफआईआर में 7 नाम लिखवा रखे हैं। अभी जो और कुछ नाम जो सामने आएंगे उसके लिए हम एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट और ले लेंगे और देखेंगे उनका क्या रोल है। तो क्या कोई सर पुरानी रंजिश है जिसके चलते कोई झगड़ा हुआ? नहीं, पुरानी रंजिश तो नहीं कहेंगे, एक झगड़ा अपना गली को और थोड़ी सी ज़मीन को लेके है। गाड़ी खड़ी करने के पीछे और रास्ते के पीछे डिस्प्यूट था और उसी के कारण ये सब हुआ है। कलायत विधानसभा के नगर में हिसार के सांसद बचिंदर सिंह ने कलायत अनाज मंडी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि राजनीति के 50 साल थीम पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का जन्म दिवस मनाया जाएगा। इससे पूर्व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। सांसद बचिंदर सिंह ने कहा कि 25 मार्च को उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह के जन्म दिवस को उनकी राजनीति में सफर 50 साल के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने वर्ष 1972 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। वर्ष 50 साल के बाद अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने देश की राजनीति में अलग से पहचान बनाई है और कांग्रेस शासनकाल में अनेक मंत्रालय में मंत्री रहते हुए अनेक जन कल्याणकारी नीतियों को लागू किया। जो आयोजन है ये उस उपलक्ष्य में है जो उनके 50 साल का जो सफर रहा है लोगों के बीच, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ हरियाणा से नहीं, इसमें दूसरे प्रदेशों से भी
हम जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनकी अलग अलग जिम्मेवारियां जहाँ अलग अलग प्रदेशों में रही हैं, तो जिन लोगों से उनका सरोकार रहा है, जिनसे आज तक भी संबंध बरकरार है, तो फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।